हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की हम बात कर लेते हैं, जो कि हम लोग पढ़े थे क्लास 12 की फिजिक्स में। एटम्स वाले चैप्टर में हम लोग ये चीज़ें पढ़े थे, है ना। और ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। तो देखो, अब तक हमने क्या किया कि अभी तक हमने जो भी रदरफोर्ड ने और उनके साथ जो भी उनके जो भी दो, कह लो कि उनके कोवर्कर या उनके स्टूडेंट्स कह लो, ठीक है, मार्सटन और गाइगर ने, है ना, मिलकर के साथ में उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया और उसके रिजल्ट, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्या किए उन्होंने, ऑब्जर्वेशन देखे। अब जब फाइनली जब सारी चीज़ें हो गई तो उन्होंने अपना जो है ये जो मतलब जो मॉडल है उन्होंने एटम का, वो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया फाइनली 1911 में, ठीक है। तो अब बहुत सारी बातें उन्होंने, देखो ये सारा का सारा, ये जो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा इसके बारे में, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में, जिसको हम प्लानिटरी मॉडल या जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन किसके बेसिस पे मिला? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पे मिला, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से हुई, क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने, मतलब उन लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब उसके बेसिस पे उन्होंने अपना आर्टिकल छाप दिया, ठीक है। छाप तो पहले ही दिया था, इसको पब्लिश कर दिया। तो अब हम इनके मॉडल की बात करेंगे कि हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो एटम है, इस एटम में उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। कि मान लो अगर कोई भी अगर एक एटम है तो उस एटम में हमारा, उन्होंने कहा था ना कि यहाँ पे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, जैसे टॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो इम्बेडेड होते हैं जगह जगह पर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। और हमारा न्यूक्लियस का, हमारा एटम का मोस्टली पार्ट जो होता है वो हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या किया उन्होंने, एक डिटेल से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, हम लोग बेसिकली छोटे छोटे कुछ लाइंस के हम लोग जो है 6 से 5 जो है हम लोग कुछ जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाद में आपको पता भी है कि इनका ये जो मॉडल है कुछ चीज़ों के लिए फेल हो गया। इवन देखो, इनका यूज़ हम अभी तक भी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मॉडल ये पूरी तरीके से गलत हो गया, नहीं, हम इनका यूज़ अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जो है ना, रदरफोर्ड सर वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो क्या बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हम वो भी देखेंगे। दैट मीन्स हम ये देखेंगे कि इनके इन रदरफोर्ड मॉडल की या प्लानिटरी मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की क्या ड्रॉबैक थी, क्या मेजर ड्रॉबैक थी। केवल 2 ही ड्रॉबैक थी और उन ड्रॉबैक्स को दूर किया किसने? नील्स बोर ने, ठीक है। चलो, अच्छा, इसी के लिए तो उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था ना। चलो फिलहाल आते हैं। तो सबसे पहले देखो, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, उन्होंने सबसे पहली बात क्या बताई, मेरी बात ध्यान से सुनो। सारी चीज़ें आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगी और आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ सारी चीज़ मिल जाएगा, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। पहले आप मेरी बात समझो। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि सर, अगर हमारा कोई भी अगर एक एटम है, तो उन्होंने कहा कि एटम, देखो एटम हमारा जो है ना, वो हमारे एक बहुत ही छोटे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। इस एटम की ये हमारी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, न्यूक्लियस है, जिसकी रेडियाई बहुत ही कम, लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है। ये पहली बात उन्होंने कही। क्लियर है इतनी बात? देखो, तो फर्स्ट बात सेम वही बात मैंने बताई, क्या कि मैंने नहीं, मतलब उन्होंने सर बताई, सर ने बताई, रदरफोर्ड सर ने बताई कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल, ठीक है। एटम जो हमारा भाई टाइनी पार्टिकल से कंसिस्ट होता है। अच्छा, अब जो सेंटर पर देखो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एट इट्स सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो सेंटर पर जो है ना, इसी चार्ज को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम कह रहे हैं। कि हमारे फिर ये हमारे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, छोटा सा, हमारे इस एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। और इसकी जो रेडियस होती है वो लगभग 10⁻⁻15 तक वेरी कर सकती है, ठीक है। अच्छा, 10⁻12 से या 10⁻11 से लेकर के 10, है ना, इतने तक वेरी कर सकती है। दूसरी बात उन्होंने देखो क्या बताई, पहली बात ये समझ में आ गई। अब उन्होंने कहा कि देखो, अब ये जो भी हमारा, ये जो मतलब हमारी जो न्यूक्लियस है ना, ये पूरे एटम का, ठीक है, और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है, यही जो है कंटेन किया रहता है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट इंटायर मास, जो भी हमारा मास है पूरे एटम का, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन दिस न्यूक्लियस, ठीक है ना। यानी कि हमारी एटम की जो भी मास है, एटम की मास और पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इसी न्यूक्लियस में क्या है, कंसंट्रेटेड है, इसी न्यूक्लियस में जो है पड़ा हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई। तीसरी लाइन उन्होंने देखो क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अब इस एटम में हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स भी, ये तो पहले ही पता चल गया था। तो अराउंड न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, अच्छा वो भी रेस्ट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग एट सम डिस्टेंसेस, जो कि न्यूक्लियस से, है ना, कुछ डिस्टेंसेस पर क्या कर रहे हैं,
रिवॉल्व कर रहे हैं, और न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस तक रिवॉल्व कर पा रहे हैं उसी को हम लोग क्या देते हैं, क्या कि विच डिटरमाइन द साइज ऑफ एटम। तो भाई किसी भी एटम की साइज कितनी है, तो न्यूक्लियस से जितनी दूर तक इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करेगा, समझ रहे हो, न्यूक्लियस से जितनी दूर तक हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, उस एटम की साइज हो जाएगी। तो साइज को एग्जैक्टली क्वांटिफाइन कर रहा है, साइज को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से कितनी दूर है। बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है तो साइज थोड़ी सी एटम्स की बड़ी होगी, अगर बहुत नज़दीक है, समझ रहे हो ये। अच्छा, तो जो हमारे जो हैवी हमारे जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, तो उनकी न्यूक्लियस थोड़ी सी क्या होती है, हैवी होती है। दैट मीन्स हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप वहाँ पर देखोगे कि जो हमारा जो डिस्टेंस, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच था, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता था, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस का जो साइज़ है, मतलब जो एटम्स का जो साइज़ है, वो भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है ना। ओके, न्यूक्लियस की साइज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीसरी बात आपको समझाई। देखो, फोर्थ बात उन्होंने ये बताई, द रीजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी स्पेस, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि ऐसा नहीं कि पूरा पूरा भरा है ना, हर जगह जो है इलेक्ट्रॉन ही फील्ड है, फील्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्पेस है न्यूक्लियस, ध्यान से वर्ड्स को समझो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो स्पेस है वो खाली है, मतलब खाली जगह है ना। जैसे कि मान लो आप कह रहे हो ना, ये आपकी अगर एक न्यूक्लियस है, तो है ना, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मान लो चक्कर लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में, उन्होंने ऑर्बिट का भी नाम लिया था, एक पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज है, अब देखो टोटल नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, तो जो न्यूक्लियस में जितने भी हमारे प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, उनके क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब भाई आप ऐसे कह लो कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है भाई, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, तो प्रोटॉन होने की वजह से क्या होगा, उनके पास पॉजिटिव, तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। दस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो एटम की बात हो रही है, वर्ड्स पे ध्यान देना, यहाँ पर न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इनिशियली इस एटम, ये हमारा जो एटम होगा वो क्या होगा, इनिशियली हमारा जो एटम होगा सर, वो हमारा न्यूट्रल होगा। देखो यही सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन था। अब आप यहाँ से फाइनली थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होगे, जब ये मॉडल दिया गया ना, तब लोगों को समझ में आया कि हम बार बार इलेक्ट्रॉन के ही मूव करने की बात क्यों करते हैं। जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस थोड़ा सा हैवी है, और ये थोड़ा सा क्या है, ये सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन है ना। अब जब हम इस एटम को जब हम हीट देते हैं, बाई रब्ड करो या चाहे जैसे भी जिस मोड से आप अगर इसको हीट देते हो, तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होता है, ना कि इसका न्यूक्लियस डिस्टर्ब होता है ना। मोस्टली केसेस में इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इसके सरफेस को छोड़ करके भाग जाती है ना। न्यूक्लियस डिस्टर्ब नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होता है। ये बात आपको अब समझ में आ रही है ना। तो ये वही चीज उन्होंने कहा कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड दस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी तो फिलहाल वो न्यूट्रल है, लेकिन जब हम उसको रब्ड कर दें, किसी और मोड से हम उसको अगर चार्ज कर दें, तो चार्ज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस उस एटम से क्या हो रहा है, छोड़ करके उसको भाग रहा है। दैट मीन्स वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो गेन भी कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, या तो मे भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी रहा होगा। दो तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर वो गेन कर रहा होगा तो सर हम कहेंगे वो जो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा, और अगर वो मान लो लीव कर रहा होगा अपने एटम्स को, तो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ठीक है, सब सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े हैं ना। अच्छा, नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, यहाँ पर थोड़ा सा वो फंस गया, यहाँ पर ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, करें भी तो गलत थोड़ा सा करें। क्या कहा, लास्ट वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हमारा जो है ड्रॉबैक आ जाएगा, मेजर ड्रॉबैक आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, स्टेशनरी नहीं है, बिल्कुल ये सही, ये फैक्ट भी है, एक्सपेरिमेंटली ये फैक्ट भी हुआ। चलो ठीक है, नॉट स्टेशनरी एंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। इनकी बात यहाँ तक एकदम सही थी, ये उन्होंने सही कहा, लेकिन इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया। वो गलत एक्सप्लेनेशन की वजह से इनका मॉडल थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो गया, यानी कि कुछ चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखो मोस्टली चीजों को ये एक्सप्लेन कर दे रहा है, लेकिन इस बेसिस पर उन्होंने ये कह दिया ना कि ऐसा है सर कि हमारा ये जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम वो देखेंगे। यानी कि पहला इनका यहाँ से ड्रॉबैक निकला, इन्होंने कहा कि सर हमारा जो एटम है वो स्टेबल नहीं है ना, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। अभी हम पढ़ेंगे क्यों, क्या क्या सारी चीज़ें, बहुत बेसिक सी बातें हैं। एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा जब वो हमारे न्यूक्लियस में जाकर के फॉल हो जाएगा और एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जस्ट लाइक मतलब आप ऐसे समझो, जस्ट लाइक हमारा जो सन है, सन लाइक हमारा क्या हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों तरफ हमारे अर्थ हैं, ये सब सारे के सारे क्या है, प्लैनेट्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, और मूव करते 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 मतलब इनका कहना ये था कि इसी तो क्या है ना, प्लैनेटरी मॉडल कह रहे हैं ना ये, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है, और मूव करते 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 इसमें क्या हो जाएगा, अर्थ हमारा ऐसे फॉल हो जाएगा। मतलब देख लो, मतलब क्या ही गजब का मतलब कॉन्सेप्ट है। मतलब
इनकी हम वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सोचो हर एक छोटा सा हमारा एटम जो है ना वो हमारे सन के ही नेचर को, मतलब हमारी जो जिस तरीके से हमारी सन है, सन के चारों तरफ हमारे जो जितने भी जो जो प्लैनेट हैं, तो ये जस्ट आप समझ पा रहे हो कुछ ऐसे ही तो प्लैनेट भी हमारे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब क्या ही गजब चीज़ है। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे ना इस चीज़ को तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एक छोटा सा एटम और एक बहुत, मतलब हमारा ऐसे समझ लो कि हमारा जो सोलर सिस्टम होगा वो भी किसी ना किसी के लिए एक एटम ही होगा। एक बात की बात कह रहे हैं। देखो एक बात यहाँ पर और थोड़ी सी सोचने वाली है, मतलब अगर आप थोड़ा सा अगर थिंकिंग अगर करते हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो एक बार यहाँ पर और सोचने वाली है कि अगर हम किसी भी चीज़ का अगर हम सॉल्यूशन अगर हम नेचुरल तरीके से देखें, जैसे ये चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं ना, जैसे हमारा जो भी प्लानिटरी सिस्टम है, हमारी जो प्लानिटरी सिस्टम है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है। और ये बात जो है वो बहुत पहले से पता चलती आ रही है, न्यूटन के समय से, उनके पहले जो थे उनको भी ये पता थी। तो अगर इस एटम को समझने के लिए, है ना, इस एटम को अगर वो समझने के लिए अगर वो इसका हेल्प लेते तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो थी नहीं। सन एक्ट एज अ न्यूक्लियस जो क्या कर रहा है अर्थ पर, हमारा ऑब्वियस ही बात है, अर्थ हमारे इसके चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके अर्थ पर सन क्या कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है ना, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इसके चारों तरफ क्या कर रिमूव कर रही है। लेकिन अब इसके अंदर फॉल हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब एक 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 हमारा देखो दो तरीके के फोर्स होता है ना, एक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है, लग रहा है। तो जब ये मूव करेगी, बात समझो, जब ये मूव करेगी, जब आप किसी भी आप जब वो चक्री वाले में मतलब कहीं भी अगर आप गए होगे, मेले वेले में बचपन में अगर आप कहीं भी गए होगे, तो अगर आप घूम रहे होगे किसी भी चीज़, तो ऐसा लगता है ना कि हम जो है अगर हम जो है बाहर की तरफ से फेंक जाएंगे, बाहर की तरफ से गिर जाएंगे। जब वो आप जब मूव करते हो, ऐसा कभी फील हुआ होगा या फिर कैसा कहीं भी अगर मेले में गए हो तो ऐसा लगा होगा। तो एक तो जो वो जो बाहर की तरफ जो आपकी तरफ जो फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, अच्छा, ये मूव बेसिकली किसकी वजह से कर रहा है, इसी की वजह से कि ये इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जिसको हम कह रहे हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये सब बात की बात है कि सब क्लास 11 हम लोग पढ़े होंगे आप लोगों ने, कोई बात नहीं, जाना तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक मतलब एक आपको सोचने का हम तरीका बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। मतलब अगर आप नॉलेज अगर देखो किसी भी चीज़ को अगर आप एक नेचुरल वे में से सोचोगे, है ना, आपके हर सवाल का आंसर ना, मतलब मेरे को लगता है, ऐसा लगता है, मतलब ये चीज़ हम बहुत पहले से ऐसे सोचते चले आ रहे हैं कि आपकी हर सवाल का आंसर जो है ना आपके नेचर में ही छुपा है, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें डिस्कवर्ड हुई हैं, नहीं हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें नेचर में, भाई नेचर में हैं वो सारी की सारी चीज़ें, बस हमें उनको ढूंढना है, समझ रहे हो। चलो बहुत सारी बातें हुई हैं, हाँ ठीक ठीक। तो ये फाइनली आपको ये बात समझ में आई, प्लानिटरी मॉडल क्यों कहते हैं, है ना, और फेल्ड किस रीजन से हुआ, अब हम ये देखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि स्टेबल नहीं है ना, क्यों नहीं है, अब ये समझते हैं। इनका कहने का क्या मतलब था कि स्टेबल क्यों नहीं है ना। और यहाँ से हम थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का नॉलेज भी देंगे, हल्का सा स्पेक्ट्रम का नॉलेज देंगे। बाकी अभी ये चीज़ें तो हम लोग भी डिटेल में पढ़ेंगे। जब बोस ने जब एक्सप्लेन किया ना, तो स्पेक्ट्रम के ही रिलेटेड जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो उन्होंने बनाया ना, आप पढ़ोगे, लाइमन बामर, पाशन फुंड, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ोगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो थोड़ा सा हम जो है इसको इनके ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो थोड़ा सा हल्का सा स्पेक्ट्रम का ही हम लोग नॉलेज लेंगे कि कितने तरीके का स्पेक्ट्रम होता है और स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली होता क्या है। चलो बता दिया जाए इनको, आपने लिख लिया होगा, है ना, थोड़ा सा नोट्स जो बाद में आएगा, आप इनको थोड़ा सा लिख लो, ओके। देखो मिटाते हैं, लिख लो जल्दी से वीडियो को बैक करके। देखो बच्चे लोग, समझते हैं मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की जो मेजर ड्रॉबैक थी वो क्या थी। बड़ी ही सुंदर तरीके से इन्होंने इस ड्रॉबैक को भी एक्सप्लेन किया। मतलब ड्रॉबैक एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब वो तो हमने बाद में निकाला ना कि ये इनका ड्रॉबैक है। उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने लास्ट लाइन आपको याद करो, लास्ट लाइन में उन्होंने कहा था कि भाई हमारा जो एटम है वो स्टेशनरी नहीं है और वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बड़ा ही सुंदर सा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। रदरफोर्ड ने ये कहा, सर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक तो सही बात थी उनकी। अब देखो, अब उन्होंने कहा कि सर देखो रिवॉल्व कर रहा है, तो अब ये रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ये भी बात उनकी एकदम 100% सही थी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस, ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा होगा। इसकी वजह से नहीं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स लगा तो नहीं गिर गया, नहीं, ये यहाँ तक भी उनकी बात सही थी। अब उनके दिमाग में एक बात थोड़ी सी और घर कर गई। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, उनको ना जो है मैक्स प्लैंक वाली बात याद आ गई, अरे वो सॉरी मैक्सवेल वाली उनको बात याद आ गई। अब बताओ मैक्सवेल ने क्या कहा था, याद है, क्या कहा था मैक्सवेल ने, याद है, याद करो।
देखो इन्होंने ये कहा था, मैक्सवेल सर ने ये कहा था कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होगी, ठीक है, एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल कह लो, एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल जो भी होगी, तो वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करती है। क्या करती है सर? एनर्जी रेडिएट करती है। थोड़ा समझो, एनर्जी रेडिएट करती थी, ये आपने पढ़ा था ना। और ये जो एनर्जी रेडिएट कहती थी, जिसको हम लोग कहते थे ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ईएम वेव कहते थे। तो मैक्स इनको ना थोड़ा सा जो है मैक्सवेल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद आ गया कि मैक्सवेल ने क्या बताया था कि सर देखो कोई भी अगर एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल है, भाई मूव कर रही है, तो चार्ज पार्टिकल एसिलेटेड है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो एक एनर्जी रेडिएट करेगी। एनर्जी रेडिएट का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करने का मतलब है कि वो एनर्जी को रिलीज कर रही है ना। यहीं पर वो थोड़ा सा फंस गया। एनर्जी को रिलीज करी मतलब एनर्जी उसकी खत्म हो रही है। अब क्या था कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो बढ़िया क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन रिवॉल्व कर रहा था तो उनको पता है कि अच्छा, मैक्सवेल ने तो सर ये बता दिया था कि एनर्जी रेडिएट करेगा, दैट मीन्स ईएम वेव वहां से निकलेगा। अब ईएम वेव जो निकलेगा तो अब उसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है ना, अब रहना चाहिए था उसको उसी ऑर्बिटल में, लेकिन उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं देखो सर ऐसा नहीं है, अब उसकी एनर्जी कम हो गई ना। तो एनर्जी कम हो गई तो मान लो ये एक ऑर्बिटल था, इस ऑर्बिटल में उसको कंप्लीटली चक्कर लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं देखो ऐसा नहीं है, एनर्जी उसकी कम हो गई, जब एनर्जी अगर वो रेडिएट कर रहा है तो क्या हो गई, उसका ऑर्बिटल भी चेंज हो गया। कंटिन्यूअसली उसका ऑर्बिटल क्या होता जा रहा है, चेंज 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 होता जा रहा है, एंड फाइनली वो हमारी क्या हो जाएगा, इस जाकर के न्यूक्लियस में टक्कर मार देगा। और इस तरीके से हमारा एटम जो है वो स्टेबल भी नहीं होगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये उनका कॉन्सेप्ट था, रदरफोर्ड सर का कॉन्सेप्ट था, जो कि आपको मतलब एज एक ड्रॉबैक के फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। कहाँ से उन्होंने निकाला, वो थोड़ा सा मैक्सवेल का जो है, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है जो उनकी बातें याद आ गई कि मैक्सवेल सर ने क्या बताया था भाई, महान ग्रेट मैथमेटिशियन। अब सही बात है, वो तो सही किया। अब आप उसको अगर दूसरे वे में लोगे तो ये तो सही बात बताए थे ना, अब आप उसको दूसरे वे में ले रहे हो तो फिर अब ये क्यों गलत था, हम ये भी अभी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी इतनी बात समझो कि मेजर ड्रॉबैक में पहले ही आपको ड्रॉबैक समझ में आई। क्या हुआ कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है सर, उनके ऊपर जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक की बातें सही हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए भाई उसको कंटिन्यूअस अमाउंट में एक एनर्जी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली रेडिएट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी कोई भी अगर आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल होती है तो वहां से हमारा एक ईएम वेव निकलता है। ईएम वेव निकलने का मतलब है कि वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, दैट इज एनर्जी, वहां से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रिलीज अब कम हो जा रहा है। तो कम होने की वजह से कंटिन्यूअसली उसका जो ऑर्बिटल का जो पाथ है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, एंड फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो एटम्स है वो स्टेबल नहीं होगा। पहला ड्रॉबैक ये आपको बताओ, समझ में आया? कितना इजी है, आप कमेंट करके बताओगे सर मेरे को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखो सेम वही बातें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। अभी के लिए आप यहाँ से इतना लिख सकते हो, जब नोट्स जब मिलेगा तो आप उसमें हमने आपको जो भी चीज़ें बताई उसमें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको जो है मिलेगा। बट यहाँ से आपको इतनी बड़ी बातें यहाँ से समझ में आ रही होंगी। क्या मैंने क्या कहा आपसे? मैंने वही तो कहा कि एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बीइंग एसिलेटेड चार्ज, है ना। अब अगर बीइंग एसिलेटेड चार्ज है तो ये क्या करना चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करना चाहिए, दैट इज एक एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऑब्वियस सी बात है, ये बात किसने बताई थी? मैक्सवेल ने बताई थी। तो हम ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखें, आप केवल इतना भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। नोट्स के लिए आपको फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट समझ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई बातें, क्या है क्या नहीं हुआ, उनके माइंड में क्या चल रहा था, रदरफोर्ड सर के माइंड में क्या चल रहा था, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम कैन नॉट रिमेन स्टेबल। और इस वजह से हमारा जो एटम है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई ये बात, है ना। तो आप चाहो तो ये वाला फिगर भी जो है बना सकते हो। बूम, ठीक है, गिर गया, स्टेबिलिटी खत्म। ये पहला उनका जो है मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनका जो है पहला ये ड्रॉबैक था, उन्होंने ये कहा। और उनके हम ड्रॉबैक को समझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये देखो ये प्रॉपर्टी है, बात समझना। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये उनकी क्या थी, उनकी प्रॉपर्टी रही होगी, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, पता चला कि अरे नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, एटम तो हमारा जो है वो स्टेबल है। तो ये उनके लिए प्रॉपर्टी थी, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, ये एटम्स के लिए क्या है, ये इस एटम के लिए क्या है, इनकी ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो भाई ये कहेगा अरे नहीं है, एटम कहेगा तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ठीक है। तो इसलिए हम इनको ड्रॉबैक कह रहे हैं। दूसरे ड्रॉबैक की बात करते हैं। देखो दूसरा हमारा जो ड्रॉबैक है वो हमारा है
हम जिसको कहते हैं कि इमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। समझते हैं उस चीज़ को। देखो क्या आपको समझनी होंगी, थोड़ी सी देखो मेरी बात समझना। इमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम को समझने से पहले मैंने कहा, मतलब उन्होंने कहा, मतलब ऐसा है कि उनका ये जो मॉडल है ना, उनका ये जो स्टेटमेंट था वो जो है लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाया, है ना। तो दूसरा उनका जो ड्रॉबैक है वो किसके रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब इस लाइन स्पेक्ट्रम को देखो, आखिर ये सर पहले लाइन स्पेक्ट्रम से समझते हैं हम सर, आखिर ये स्पेक्ट्रम क्या भला है। देखो कुछ नहीं, स्पेक्ट्रम देखो बेसिकली हमारे जो लाइन बेसिकली स्पेक्ट्रम कह लो तो आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम हो सकता है, और एक आपका इमिशन होता है ना, और एक आपका होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। दो तरीके के हो सकते हैं। इमिशन का मतलब समझ ना, जब एनर्जी निकलेगी, एब्जॉर्ब का मतलब जब वो एनर्जी को क्या करेगी, जब वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अब देखो, तो पहले हम स्पेक्ट्रम का मतलब समझ लेते हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जैसे देखो, ऐसे समझो, जैसे मान लो अभी आपका इलेक्ट्रॉन जो है, सिंपल से वर्ड्स में समझ लो, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा था, आपने इसको कुछ एनर्जी दी, तो अब ये क्या करेगा, अपनी ये लोअर शेल से कहाँ चला जाएगा, हायर शेल में चला जाएगा। ये बातें मैंने भी आपको कभी पहले बताई थी, हायर शेल में चला जाएगा। अब यहाँ से ये हट करके कहाँ चला गया, ये यहाँ पर चला गया। अब जब ये यहाँ पर चला गया तो ये यहाँ पर कितने सेकेंड के लिए रहेगा, मैंने आपको बताया था 10⁸ सेकेंड के लिए यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और 10⁸ सेकेंड के बाद ये जस्ट क्या होगा, अपने वापस ओरिजिनल शेल में आना चाहेगा। तो अब अपनी इस हायर एनर्जी के साथ तो इस लोअर वाले एनर्जी सेल में आ नहीं सकता। अब यहाँ पर है तो इसकी एनर्जी हाई है ना, क्योंकि ये हमारे हायर शेल होते जाते हैं ना, तो इसकी एनर्जी हाई है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक गया है। अब इसको 8 सेकेंड बाद 10⁻⁸ सेकेंड बाद फिर से वापस आना होता है। तो जब ये वापस आएगा, ये वर्ड्स पे, इस वाले बात पे थोड़ा सा ध्यान दो, जब ये वापस आएगा तो ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली जो है ना एनर्जी को रिलीज करेगा। तब जाकर के जब फाइनली जब एनर्जी जब रिलीज कर देगा, है ना, तब जाकर के ये जब आ रहा होगा तो ये कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। और उस केस में जो एनर्जी निकली, समझ रहे हो, ये जो एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो एनर्जी निकली जब ये आ रहा होगा तब, तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या देते हैं, स्पेक्ट्रम। ये बात समझ में आई, बोलो। सिंपल स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आया क्या है। अब देखो, अब स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक आपका होता है देखो लाइन स्पेक्ट्रम। क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। आपकी जो स्पेक्ट्रम होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बस इस चीज को समझना है तो आपको स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक हमारा होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सिंपल सा फर्क आप इतना समझो कि लाइन स्पेक्ट्रम में और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है ना कि गैप्स होते हैं। जो भी हमारा जब स्पेक्ट्रम बनेगा, आप देखोगे, जो भी, जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे इस वाले में, आप इस वाले फिगर में देखो, सबसे पहले आप देखो लाइन स्पेक्ट्रम को देखो, तो ये आपका ये लाइन स्पेक्ट्रम है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो लाइन स्पेक्ट्रम, ये आपको जो फर्स्ट आपको जो है लाइन स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना। तो इस लाइन स्पेक्ट्रम में आप देखोगे कि आपको जो गैप है ना, गैप जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की अगर आप फिगर अगर आप देख पा रहे हो, तो इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में देखो आपको जो है नो गैप्स, है ना, कोई भी आपको गैप्स जो है देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा, ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, मतलब रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा, ठीक है, जब हमारी इलेक्ट्रॉन जो है जब कंटिन्यूअसली जब क्या हो रही है, उसकी एनर्जी जब डिक्रीज होती जा रही होगी, तो वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है छोड़ रहा होगा। एटम्स के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को जब लूज कर रहा होगा ना, जब वो न्यूक्लियस की तरफ जब जा रहा होगा, है ना, जब फॉल हो रहा होगा न्यूक्लियस में, तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लूज नहीं, वो मतलब इमिट्स नहीं करता, वो एक लाइन स्पेक्ट्रम जो है इमिट करता है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली। तो अब हम इसको भी पढ़ेंगे, क्यों ऐसा क्यों हुआ, अभी हम जब बोर्स वाला पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये बातें आपको समझ में आई। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है भाई, एनर्जी का रिलीज होना।
इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, जब जब वन ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और वही जो एनर्जी जो रिलीज होगी उसी को हम लोग कह देते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल जो है, आप जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमारे होते हैं ना, अभी हम इसको पढ़ेंगे, इस वाले हमारे इस चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारा जो होता है ना, वो हमारी एक लाइन स्पेक्ट्रम होती है। अच्छा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखो आप देखे होगे, जैसे आपकी जो रेनबो होती है, ठीक है, जो रेनबो होती है ना, या फिर आपका जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब आपके जो है एग्जांपल है, किसके एग्जांपल हैं, कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन के एग्जांपल है, कॉन्टिन्यूअस जो है स्पेक्ट्रम के एग्जांपल है। और ये आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आपका बनेगा ना, वो आपका एक लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो दो बातें समझ में आई, सिंपल से वर्ड्स में समझ लो, सिंपल से लैंग्वेज में समझ लो क्या है। उन्होंने कहा कि भाई देखो रेडियाई जो है हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सो फ्रीक्वेंसी, अच्छा अगर चेंज हो रही तो सोचो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। हम कह रहे हैं भाई अभी कुछ दूर था, मान लो यहाँ पर था, तो इसको थोड़ा समय लगा, मान लो नजदीक आया तो इसको थोड़ा कम समय लगेगा ना चक्कर लगाने में। तो एज रिजल्ट इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट ईएम वेव। ठीक है भाई, अगर चेंज हो रहा है तो कंटिन्यूअसली, अगर ये मान लो यहाँ पर आ गया तो थोड़ा सा और कम, तो ये कंटिन्यूअसली रेडिएट हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक ईएम वेव भी क्या होगा, क्रिएट होगा। एंड अब देखो उन्होंने कहा कि ये जो ईएम वेव क्रिएट होगा ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, है ना। ऑल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि बहुत सारी यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी का जो है ईएम वेव क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था, एक्सपेरिमेंटली ये भी फिर देखा गया। एंड अब उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारी जो स्पेक्ट्रम बनेगी, वो हमारी कैसी स्पेक्ट्रम बनेगी, स्पेक्ट्रम ऑफ दीज वेव विल बी कॉन्टिन्यूअसली। और उस रेडिएशन के थ्रू हमारी जो स्पेक्ट्रम बनेगी ना, वो हमारी एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगी, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूअसली जो है एक आपकी जो स्पेक्ट्रम बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर हमारी एक लाइन फ्रीक्वेंसी। देखो सिंपल सी बात याद रखो, कॉन्टिन्यूअस और बेसिक सा डिफरेंस याद रखो। क्या है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कोई गैप नहीं होता है ना, नो गैप। और जैसा कि लग रहा है कॉन्टिन्यूअस मतलब नो गैप, और लाइन में आपकी बहुत सारी गैपिंग जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, बस इतनी सी बात फिलहाल ध्यान में रखो। कॉन्टिन्यूअस और लाइन का मतलब क्या और स्पेक्ट्रम का मतलब तो आपको समझ में आया ही है। ये चीजें क्लियर हुई, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई, आप जो है कमेंट करके बताओगे। समझ रहे हैं, टॉपिक छोटा सा था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा समय लिया एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको जो चीजें हैं याद रहें। अगर आपने इसको अगर केवल हेडफोन अपने कान में लगा करके अगर सुन भी लिया होगा ना, तो मतलब आप इसको फिर कभी भूलोगे नहीं मेरे ख्याल से। ऐसा अगर हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मजा आ गया, मतलब समझ में आ गई चीजें कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्या था। ठीक है, फिलहाल जो है इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पर, और जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताओगे। ठीक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।